हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज की हमारी जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, हम 10th क्लास का साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिज़िक्स का। क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर किया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी चैप्टर से कोरिलेट करता ये चैप्टर है हमारे पास। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस चैप्टर को अभी ही करवाऊँगी। पहले मुझे था कि मैं इनको बाद में करवाऊँगी, बट फिर ये है कि आपका अभी लिंक बना हुआ है, तो अब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास अच्छे से देखनी है, क्योंकि होता ऐसे है कि जैसे क्लास के बीच में जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वहीं पे वो चीज़ मेंशन कर देती हूँ, है ना, कि ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर आप उसको बीच बीच में से छोड़ के देखते हो तो वो चीज़ है जो आपकी स्किप हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए क्लास को पूरी देखा करो, अच्छे से सुना करो हर एक लाइन को। ओके बच्चे, और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक है। अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। ओके, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही आता है जितना भी आपका मतलब एग्ज़ाम होते हैं कोई भी, और एनसीईआरटी वाला ही एक मतलब फाइनल आंसर माना जाता है। कई बार अगर कोई डाउट भी होता है तो भी। ठीक है बच्चे, तो चलो हम टाइम वेस्ट किए बिना हमारा चैप्टर है जो शुरू करते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 10 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, अब आई के बारे में बेसिक तो सभी को पता है कि ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है, इससे हम देखते हैं। अगर ये ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, सबको पता है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम ऐसा है ना, एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि आई की हेल्प से ही वो जो वर्ल्ड है हमारा कलरफुल बना है। ओके जी, तो देखो जो आई का कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसके साथ रिलेट करता होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। अगर आपको याद हो, जब हमने रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट किया तो मैंने आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिंक किया था। ठीक है बच्चे, तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर वाली क्लासेस नहीं देखी, आप वो क्लासेस भी ज़रूर देखना। ठीक है जी, तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज आया अब समझ में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज किया था, और आइज़ में भी क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने वहाँ पर वो भी देखा था कि लेंस से जब हमने इमेज बनाई थी तो इमेज की जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ कैसे चेंज होती है। ठीक है, मैंने ये रियल लाइफ के एग्जांपल लेके मोबाइल से आपको इमेज है जो चेंज कर करके दिखाई थी, बोर्ड पे भी बना के दिखाई थी। ठीक है, इतना इजी वे से सिखाई है, उसको लर्न करना भी सिखाया था, टेबल को इमेज बनाना भी। ओके बच्चे, तो वो क्लास इतने इंटरेस्टेड वे से ले रखी है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को वो पसंद आई है और समझ भी आई है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो हमने बताया है अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि लेंस से हमने इमेज फॉर्मेशन जो की थी, तो ये जो आइडिया है ये ह्यूमन आई में क्या हेल्प करते हैं, तो ये हमने देखना है। ठीक है बच्चे, अब देखो जो हम कुछ भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारी आई के सामने कोई ना कोई लाइट है। ठीक है, दिन की अगर बात करें तो सनलाइट है, नाइट में अगर बात करें तो हम अपने घरों में लाइट्स ऑन करके रखते हैं, आपकी एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट जो भी है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से कोई ना कोई लाइट है जो होती है, आई क्या करती है, उस लाइट का यूज़ करती है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास होते हैं हम उनको देख पाते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो लेंस की हम बात कर रहे थे, अब लेंस आप सभी को पता है स्पेक्सेस में भी यूज़ होते हैं, है ना। और स्पेक्सेस क्यों हमें लगाने पड़ते हैं, जब हमारी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम किस टाइप की, हमें धुंधला दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता। तो आपको पता कि ये जो पास और दूर है ये कनकेव कन्वेक्स लेंस का ही कॉन्सेप्ट होता है। ये भी सारा कितना इंटरेस्टेड है ना ये फैक्ट। अभी आगे पढ़ेंगे और देखना चैप्टर ये पूरा बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टेड है, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आई का डायग्राम भी पूछ लेते हैं। एक दो बार ये थोड़ा कट हो गया था, तो बच्चे इस वहम में मत रहा करो कि ये चैप्टर कट है, ये टॉपिक कट है। अभी कट करके आप छोड़ दोगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ आपकी कोई नहीं सुनने वाला फिर कि ये तो कट था, हमने इसीलिए नहीं किया, फिर तो आपके नंबर ही कट हुए दिखेंगे वहाँ पे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जुड़े किसी भी स्टूडेंट के एक भी नंबर कटें साइंस में। ओके बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज़ देखी थी, हमने लेंसेज की लाइट की प्रॉपर्टी की बात की थी, और इस चैप्टर में हम यही पे देखेंगे कि जो हमारा लाइट का जो फिनोमिना होता है जिसको हम ऑप्टिकल फिनोमिना बोलते हैं।
ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट इज़ नोन एज ऑप्टिक्स एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू ऑप्टिक्स इज़ नोन एज ऑप्टिकल फिनोमिना। ओके बच्चे, जो लाइट की स्टडी होती है इसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, और ऑप्टिक्स के साथ जो रिलेटेड फिनोमिना होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फिनोमिना। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, जैसे आपने देखा है बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी जब धूप निकलती है तो वहाँ पे रेनबो बनता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। और जो ये आपका वाइट लाइट स्प्लिट होती है ना, या फिर जो आपका स्काई का कलर है ब्लू क्यों होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर आज। तो देखो मैंने बोला था ना कितना इंटरेस्टेड है ये चैप्टर, तो बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें वो जो चीज़ें हैं हम वो देखेंगे जो हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं डे बाय डे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ इसका। ये जो डायग्राम है और इसके पार्ट्स की लेबलिंग है, डायग्राम भी, पार्ट्स की लेबलिंग भी और पार्ट्स की फंक्शनिंग भी, आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर सब कुछ अच्छे से आएगा एग्ज़ाम में, फिर किसी पार्ट का फंक्शन पूछ लें तो आप उसको आराम से आंसर कर दोगे। लेकिन अगर आप रट्टे मारोगे ना कि बस आपने रट्टे मार लिए, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है वहाँ पे। तो बेटर है कि डायग्राम के साथ प्रॉपरली उसको समझो। तो देखो हमारी आई में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी लाइट एंटर करती है हमें कुछ दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट है कोई भी, या फिर हमें वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाई देते हैं, जो इमेज है हमारी आई में वो बनती है रेटिना पर। ठीक है, यहाँ देखो सभी को दिख रहा है ना, रेटिना राइट साइड ऑप्टिक नर्व के ऊपर लिखा है। ठीक है बच्चे, अब जो लाइट एंटर करती है, ठीक है, लाइट एक मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है कॉर्निया। तो कॉर्निया दिख गया सभी को, कहाँ पे लिखा है, तो सभी को पता चल गया लाइट कहाँ से एंटर करती है। राइट साइड है जो ये बैक वाला हिस्सा है, यहाँ पर इमेज बनती है, और जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर लाइट है जो एंटर करती होती है। ठीक है बच्चे, अब देखो ऊपर जो और पार्ट लिखे हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या होता है, ये डायग्राम यहाँ पे है आपके पास, क्रिस्टलाइन लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है और आइरिस है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है, जो ये आपका क्या होता है, आईबाल है जो आपकी, मतलब ये जो आई की शेप है जो एक बॉल की तरह है, आईबाल हम बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और हमारे पास जो लाइट है एंटर कर जाती है कॉर्निया के थ्रू और रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। ओके जी, अब लेंस है जो यहाँ पर, लेंस का काम क्या होता है, ऊपर लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस है जो, इसका काम क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई पास होती है कोई दूर होती है, तो हमें फोकस करना पड़ता है, दूर वाली चीज़ के लिए भी पास वाली चीज़ के लिए भी। तो लेंस है जो वो एडजस्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है फोकस करने के लिए। ठीक है बच्चे, जो रेटिना से लाइट एंटर करती है। ठीक है, और जो आइरिस होता है, ये आइरिस अभी तो आपको कॉर्निया के पास दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आइरिस कॉर्निया के पीछे की साइड होता है। ठीक है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है इसका, जो प्यूपिल का साइज़ होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ये प्यूपिल क्या करती है, लाइट कितनी एंटर होनी है उसको रेगुलेट करती है। ओके बच्चे, और फिर ये सिलेरी मसल्स होती हैं यहाँ पर, और फिर ये वाइट्रस ह्यूमर होता है। ओके जी, तो ये था आपका आई के फंक्शनिंग की, थोड़ा मोटे मोटे से मैंने आपको बताया। चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ह्यूमन आई में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखो ये आपका क्या बोल रहे हैं, हम सभी को पता है कि सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि देखो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, आप कहीं बाहर जाते हो, कोई मतलब थोड़ी बहुत हवा चल रही है या कुछ भी, आप डस्टिंग का काम कर रहे हो, थोड़ी सी भी धूल या फिर थोड़ा सा भी एक पार्टिकल आपकी आंखों में चला जाता है ना, तो वो कितना मतलब हमें इरिटेट करके रखता है एक तरीके से, है ना। हमारा ध्यान उसी पे रहता है, हमें कोई काम भी करना हो ना, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते जब तक वो नहीं निकलता। ठीक है, क्योंकि हमारी आई है जो थोड़ा सा भी कुछ भी वो हो तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो उसको बिल्कुल क्लीन रखना, बिल्कुल सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि इतना जो हम ये सब कुछ देख रहे हैं ना रंगीन दुनिया, वो हम इन आई की हेल्प से ही देख रहे हैं। तो देखो आई कितनी वैल्यूएबल, कितनी प्रीशियस है हमारे लिए। ओके बच्चे, अब देखो आई की हेल्प से हम देख तो रहे हैं, लेकिन अभी बैठे बैठे आप लोग ना आइज़ क्लोज़ करके देखो, अब आप क्या क्या देख रहे हो और क्या क्या नहीं देख रहे। तो देखो, जो स्टूडेंट ने अभी मेरे कहने से अभी जैसे ही साथ के साथ आइज़ क्लोज़ करके देखी है,
तो होता क्या है, जो आपके बिल्कुल सामने था आइज़ क्लोज करके भी वो इमेज है जो आपके रेटिना पर रहती है। ठीक है, देखो ट्राई करके देखो इस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ ना। आपके सामने जो था एक बारी उसको देखो, आइज़ क्लोज़ करो और 10 सेकंड तक आइज़ को अपने को 10-20 सेकंड तक क्लोज़ रखो और फिर मुझे कमेंट करके भी बताना क्या सच में आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा, कुछ भी साउंड है वो भी आपको सुनती रहती है, कोई भी स्मेल है वो भी आपको आती रहती है। अच्छा, टच करने से आप बता सकते हो कि ये इस तरह की चीज़ है। तो मतलब ये है कि आइज़ को अगर हम क्लोज़ करते भी हैं ना, तब भी हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल रही कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा के एकदम बता दोगे कि ये है। ओके बच्चे, बात ये है कि आइज़ को क्लोज़ करने के बाद भी उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कुछ हद तक होती है, कुछ परसेंट होती है। ओके बच्चे, लेकिन हमारे पास सभी सेंस ऑर्गन में से जो आई है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके जी, अब ह्यूमन आई है जो एक कैमरा की तरह होती है। फ़ोन का कैमरा क्या करता है, सभी चीज़ों को देखता ही तो है। फ़ोन का कैमरा ओपन करो, बैक कैमरा करो, जो आप अपनी आंखों से देख रहे थे वही फ़ोन के कैमरे में नहीं आ रहा, तो बन गई आपकी आई भी एक कैमरे की तरह, है ना। जो इसका लेंस सिस्टम होता है ये क्या करता है, इमेज बनाता है। किसकी इमेज बनाता है, कहाँ पर बनाता है। इमेज बनाने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना। जैसे फ़ोन में कैमरा होता है वो इमेज बनाता है और फिर वो गैलरी पर हमें मिलती है। अब यहाँ पर आपकी गैलरी होती है रेटिना। ठीक है, आपकी आई के अंदर जो गैलरी होती है, इमेज कहाँ बनती है, आपकी रेटिना पर। ओके जी, और जैसे वहाँ पर कैमरा है तो लाइट में वो क्या होता है, कॉर्निया। इसमें आई में लाइट है जो एंटर करती है और कॉर्निया आपकी एक थिन मेम्ब्रेन की तरह होती है। ठीक है बच्चे, ये क्या करती है, हमारे पास एक आई बाल सरफेस हम इसको बोलते हैं, यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट एक मीडियम तैयार कर देती है वहाँ पे। ठीक है, और जो आई बाल है वो स्फेरिकल शेप में है और डायमीटर है जो इसका वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, तो जो हमारे पास ज़्यादातर रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेज़ का जो आई के अंदर एंटर करती हैं तो वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे होता है। ओके बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट रे एंटर द आई, तो वो कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के आउटर सरफेस पे। और जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, अब ये ऊपर पड़ा था ना, मैंने आपको बताया था फ्रंट साइड में, ऊपर देखो 5 पार्ट हैं यहाँ पर और पीछे हमारे पास 4 पार्ट हैं, गिनती के 9 पार्ट हैं आपकी आई के। ठीक है, बड़ा आसान है याद करना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें हमारे पास। ठीक है बच्चे, याद करना भी सिखाऊंगी मैं पार्ट्स को आपको, कीप पेशेंस। ठीक है, एंड कंटिन्यू योर क्लास। ओके बच्चे, रिफ्रैक्शन पता लग गया सभी को कहाँ हो रहा है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जैसे मैं टीच करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 2-3 बार बताऊँ एक बात, वो मैं इसलिए करती हूँ कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि कॉर्निया के आउटर सरफेस पे हमारी जो लाइट रे है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चे, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या करता है, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार कोई हमारे ऑब्जेक्ट हैं बहुत दूर होते हैं, कई बार बहुत पास होते हैं, और आपने देखा है कई बार हम जब बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, हमारी आइज़ में पानी भी आ जाता है, तो वो एडजस्टमेंट करते हैं हम लेंस की हेल्प से, और वो पानी भी फिर इसीलिए आता है। ठीक है बच्चे, बताते हैं, वो भी आएगा कॉन्सेप्ट आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा पार्ट आइरिस की, हम बात करते हैं कॉर्निया के पीछे जो होता है। आइरिस हमारा एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो क्या करता है, प्यूपिल, ठीक है, उसके साइज़ को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, ये जितनी लाइट आती है ना हमारी आइज़ में, उसको एक तो रेगुलेट करना कि प्रॉपर उसको कंटिन्यू करना, और एक उसको कंट्रोल करना। कई बार ये एकदम इतनी शार्प लाइट आती है कि हमारी आई है जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये आप ड्राइविंग के टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब आप खुद से गाड़ी चलाते हो और रात के को ज़्यादा ये केस होता है, मतलब ठीक है, क्योंकि इस लाइट की भी कुछ लिमिट होती है कि हमें इतने % वो करनी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब जानबूझ के, या फिर ये लगा लो भाई थोड़ा शरारती तत्व टाइप, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, रेटिना पर। और जो रेटिना होता है वो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। ठीक है बच्चे, रोड और कॉन्स बोलते हैं हम उनको। और यहाँ पर एक पे कलरफुल बनता होता है इमेज हमारी, और एक कलरलेस वाली बनती होती है। ओके बच्चे, उसके बाद है हमारे पास कि जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल हैं जो एक्टिवेट होती हैं, इल्यूमिनेट होती हैं,
तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं वहाँ से क्या जनरेट करेंगी वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जो सिग्नल होता है ये फिर ब्रेन को भेजा जाता है। और ब्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ना हम लास्ट चैप्टर जो हमने किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो साइंस में है ना चैप्टर के साथ एक दूसरे की लिंकिंग, तो इसीलिए ये चैप्टर मैं अब करवा रही हूँ, नहीं तो मैं इसको थोड़ा रुक के कराती जुलाई में जाके, बिकॉज 5-6 चैप्टर आपके हो चुके हैं। बट फिर मुझे ये हो गया मैं तब करवाऊँगी तो आपका वो पिछला भी साफ़ हो जाएगा। बेटर है कि आप कंटिन्यू करो अपने सिलेबस को। अभी जून की छुट्टियों में ये फ़ायदा उठाओ कि अपने स्कूल टीचर से पहले आप अपने चैप्टर कर लो, ताकि कल को जब स्कूल टीचर करवाएं आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ अराइज कर सको। ठीक है, टीचर जब क्लास टेस्ट दे तो आपकी मेहनत बच जाए, वो टेस्ट को सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े, क्योंकि आपने पहले ही कर रखा है काम। जून की छुट्टियों का ये फ़ायदा उठाया करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बताती हूँ, जो ये टॉपर बनते हैं, ये बच्चे ऐसे करते हैं, जून की छुट्टियों में अपना पूरा सिलेबस कर जाते हैं ये बच्चे। अगर आपको ना पता हो, जब एक ही चीज़ को आप जितना ज़्यादा बार पढ़ते हो उसमें से उतना ज़्यादा सीखते हो आप। कई चीज़ों को पढ़ने की बजाय एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। अगर एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी को ही 3 से 4 बार पढ़ो आप। ठीक है, फिर दिखाओ मुझे कि साइंस में किसके मार्क्स हैं जो 95 से कम रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो पढ़ने की भी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये किताबी कीड़ा होना ज़रूरी नहीं होता। आपकी टाइम की मैनेजमेंट कैसी है और कंसंट्रेशन आपकी कैसी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चे, आज की ये थी मोटिवेशनल डोज, मिल गई। तो जो हमारी लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं वो जब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन होती है और फिर वो सिग्नल जनरेट होता है वहाँ से। और ये जो सिग्नल हैं फिर ब्रेन को भेजे जाते हैं किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। और जो ब्रेन है फिर इन सिग्नल्स का पता लगाता है और फाइनली प्रोसेसिंग करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। वो आगे भेजता है मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, कि ये चेयर है, ये बैग है, ये पेन है, ये पेंसिल है, वट। ठीक है बच्चे, तो समझ आ गए सबको आई के बारे में। ये आई का डायग्राम है, ये आई के कुछ पार्ट थे। ओके, अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको ये डायग्राम के पार्ट है जो वो भी याद करना सिखाऊंगी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 पार्ट हैं। पहले फ्रंट साइड की बात करते हैं। ऊपर है क्रिस्टलाइन लेंस, नीचे है कॉर्निया। ठीक है, तो सी डबल सी हो गया ना, ऊपर भी सी नीचे भी सी। और ऊपर ज़्यादा होता है ना, बड़ा होता है, तो ऊपर बड़ा है क्रिस्टलाइन लेंस, नीचे छोटा है कॉर्निया। याद हो गया। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंस के साइड में आएगा और क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया को मिलकर जो बनाएगा, ठीक है, टोटल पार्ट है जो उसका, दोनों सी को जो जोड़ रहा है वो भी सी है। वो क्या है, सिलेरी मसल्स। वो क्या है हमारे पास, सिलेरी मसल्स। अब सबको पता है इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक है बच्चे, तो रेटिना पर बनती है तो वो पीछे की साइड है हमारी आई में बिल्कुल ही। ठीक है जी, तो रेटिना आपका अलग ही है, ये पार्ट आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आगे की साइड आ जाओ। प्यूपिल दिखती है हमें, डायरेक्ट दिखती है। आइरस का सबको पता लग गया। और सबको पता है कि आँख में ये पानी वाला वो होता है, ये लिक्विड होता है एक तरीके से। ठीक है, जो आई को सेफ रखता होता है, तो एक्वस ह्यूमर। ओके जी, कितने पार्ट हो गए आपके, आइरस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, कॉर्निया हो गया, सिलेरी मसल्स हो गई, 6 हो गए। 7वां आपका रेटिना हो गया। अब पूरी आई के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको, वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, पूरी आई के अंदर वाला है जो ये लिक्विड, इसीलिए सबसे नीचे लिखा है ये अलग से। और फिर ये आपकी ऑप्टिक नर्व दिखा रखी है कि ऑप्टिक नर्व है जो माइंड तक ऐसे सिग्नल को ट्रांसफ़र करती होती है। ओके बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। बाकी ये ना मैं आई वाला डायग्राम और इसके पार्ट की फंक्शनिंग है जो एक बारी बोर्ड पे भी करवाऊंगी। ठीक है बच्चे, चैनल को विजिट करते रहना। 8-10 मिनट की एक और क्लास दे देंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगी, लाइट कैसे एंटर करती है और कैसे इमेज बनती है। जैसे पीछे भी जो क्लासेस ली थी उनके भी सबके मैंने जो बोर्ड वर्क था वो अलग से करवाया था, बल्कि लास्ट क्लास के न्यूमेरिकल्स रहते हैं एक वो करवाने, वो क्लास भी ज़रूर लेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे न्यूमेरिकल मैं एक ही क्लास में करवा दूँगी, साथ के साथ आपको वहाँ पे सारे फॉर्मूले भी याद करवा दूँगी। ठीक है बच्चे, अब हमारा टॉपिक है दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मीनिंग क्या है हमारे पास, आसान है, इम्पोर्टेंट है और 2 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है ये।
ठीक है बच्चे। अब जो हमारा आई लेंस होता है, लेंस के अंदर क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो जेली लाइक होता है या फाइब्रस होते हैं। ठीक है बच्चे। तो जो इसका कर्वेचर होता है ना, ये इसको क्या करता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देती हैं। ठीक है। और फिर वो जो कर्वेचर को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करने के बाद जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी मॉडिफाई हो जाती है, मतलब वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या होता है, जब आपकी मसल्स रिलैक्स पोजीशन पे होती हैं उस टाइम तो आपका लेंस होता है थिन, पतला। ठीक है। और लेंस अगर थिन है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे। और इससे क्या होता है, हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ दूरी पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब उनको हम क्लियरली देख पाते हैं। ओके जी। उसके बाद सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, हम अगर पास से ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारी आइज़ हैं जो नज़दीक है हमारे कुछ भी, जैसे अभी आप लोग फ़ोन से पढ़ रहे हो तो फ़ोन की एक लिमिट होती है कि आपने इतनी डिस्टेंस पे रखना है। ये नहीं है कि हाथ में लेकर बिल्कुल उसको 3-4 सेंटीमीटर के उससे ही बस आंखों के सामने रखो। ठीक है। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है जो, वो ज़रूरी होती है मैनेज करनी यहाँ पर। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हो, स्क्रीन को या फिर कुछ भी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को अपनी आई के बिल्कुल पास लेके आते हो तो आपकी जो सिलेरी मसल्स होती है कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और इसकी वजह से जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। आई लेंस है जो फिर वो थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है जो आई लेंस की वो भी डिक्रीज़ करती है। ठीक है बच्चे। और डिक्रीज़ कर गई मतलब जितना पास के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें सही दिखाई दे जाते हैं फिर। ओके जी। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आई है जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती होती है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, उसकी भी एक सर्टेन मिनिमम लिमिट होती है कि उससे के नीचे हम नहीं लेके जा सकते। ठीक है बच्चे। तो आपने क्या करना होता है, एक जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आई के बिल्कुल ऐसे पास में ले आओ। ठीक है। सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर की उस पर, तो क्या आप ये स्क्रीन पर जो भी है उसको पढ़ पा रहे हो? देखो मैं ट्राई करके देख रही हूँ, मैं तो नहीं पढ़ पा रही भाई, क्या पता मुझे डिफेक्ट भी हो, आप ठीक भी हो, तो ट्राई करके देख लेना, है ना। ओके। और मुझे बता भी देना किसी की अगर डिफेक्ट हो। हैं, वैसे तो सबके चश्मे चढ़े होते हैं, मेरे भी चढ़ रखे हैं। ओके। लेकिन मुझे तो दूर का नहीं दिखाई देता, पास का तो देता है। अब ये भी पढ़ेंगे पास का दिखाई देना को क्या कहते हैं, नहीं देने को क्या कहते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ, ये एकोमोडेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जब हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, हमारा पास है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आई है जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। इसी एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेट करना। ठीक है। एकोमोडेशन। ओके बच्चे। उसके बाद है हमारे पास, जब हम ज़्यादा पास में लेके आते हैं तो ब्लर इमेज दिखी थी मुझे, तो आप भी बताना आपको कैसे दिखी है। ठीक है। तो कंफर्टेबल या फिर डिस्टिंक्टली अगर हमने देखना है, डिस्टिंक्टली मतलब एक एक चीज़ अलग अलग से दिखाई दे, तो आइज से ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना चाहिए। ठीक है बच्चे। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके साथ ऑब्जेक्ट है जो हमें बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी प्रेशर के दिखाई दे जाए, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। इम्पोर्टेंट है ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ठीक है बच्चे। यानी कि वो कम से कम दूरी जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट दिखे। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली आपको पता लगे, जैसे A to Z अगर लिखे हैं तो आपको पता लगे कि ये A है, ये B है, ये C है, इस तरीके से। ओके बच्चे। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई। ओके बच्चे। अच्छा, कोई भी जो यंग अडल्ट होता है उनके लिए जो नॉर्मल विज़न होती है, नियर पॉइंट होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है बच्चे जो हमारी आई देख सकती है उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। अब फार पॉइंट की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जिसको जहाँ तक दिखाई देता है वो वहाँ तक देखता है। ठीक है। जहाँ तक दिखाई देता है कि आगे कुछ नहीं आता,
तो कभी हम वो कितने सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, कभी कितने तक देख सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास रेंज आ जाती है कि अबाउट व्हाट रेंज नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट, तो आपने बताना है बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कई बार क्या होता है, जो ये लेंस होते हैं ना, क्रिस्टलाइन लेंस, आई के अंदर कौन सा लेंस है बच्चे, क्रिस्टलाइन लेंस। ओके। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जब मतलब एक एज हो जाती है, जैसे घर पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, तो आपने देखा भी होगा कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं दिख रहा, सुई में धागा कई बार डालने की अगर कोई बात होती है तो वो आपको बोल देते हैं, है ना, भाई डाल दो। तो क्या होता है, उसका रीज़न होता है जो एज फैक्टर होता है। ठीक है। हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, दूधिया सा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है। और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट की वजह से क्या होता है, या तो मतलब थोड़ा कम दिखाई देता है, या फिर मतलब लॉस हो ही जाता है विज़न का, कंप्लीट लॉस भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो विज़न है इसको रिस्टोर भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है बच्चे। तो ये पॉसिबल है। कैसे रिस्टोर कर सकते हैं हम, कैटरैक्ट सर्जरी होती है, उसकी हेल्प से रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब आजकल तो कुछ भी ऐसा रहा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। रियली मतलब वी फील लकी कि हम इस जनरेशन में हैं। हमारी जनरेशन इतनी एडवांस है, इतनी साइंटिफिक है कि इतने मतलब डॉक्टर हमें अच्छे अच्छे मिले हुए हैं। रियली डॉक्टर्स आर अनदर गॉड फॉर अस। ठीक है बच्चे। हम में से ही डॉक्टर बनते हैं। अब जो जैसे मेडिकल ले ली, +1 में हो गए स्टूडेंट्स, तो आप क्या बनोगे भाई, डॉक्टर ही बनोगे ना बड़े होकर। मेडिकल का तो मेन एम ही यही है। मतलब पोस्ट अपनी जगह सारी अच्छी होती हैं, लेकिन मैं मानूँ जो एक डॉक्टर की पोस्ट है ना, वो सबसे टॉप पर है। ठीक है। क्योंकि वो एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा करते हैं, एक इंसान में से इंसान निकाल देते हैं। देखो मतलब सोच के देखो ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। और एक बार भी ये सोच के देखो कि अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होता, क्या होता अगर डॉक्टर ना होते। कितना डर लगता है ना ये चीज़ सोच के। अभी जैसे देखो दोबारा से बोल रहे हैं कि कोरोना आ गया, लेकिन हम अब इतना डेंजरस फील नहीं कर रहे जितना पहले था। अब माइंड में इतना नहीं है, क्यों, डॉक्टर्स हैं। ठीक है बच्चे। तो देखो मतलब साइंस आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा है ना, तभी मतलब मैं सही बताऊँ कि इतना इंटरेस्ट के साथ काम करवाया जाता है, इतना ज़्यादा ये है कि इस सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट। ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये समझ आया होगा जो मैं बोल रही हूँ। अब डिफेक्ट वाला भी पढ़ लें क्या आज, पर डिफेक्ट वाला है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर मैंने पढ़ा दिया, अभी क्लास चली जाएगी 30 मिनट के ऊपर, और आप जो स्टूडेंट हो आपको आता है 30 मिनट तक ही समझ। उसके बाद क्या होता है, आपके सिर के ऊपर से जाता है, आपके कुछ याद आ जाता है, आपको भूख प्यास लग जाती है, आपको नींद आने लग जाती है। सच्चाई होती है ना ये। क्योंकि थोड़ा सा मैंने, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनको इंट्रोडक्शन भी करवाना होता है चैनल का। ठीक है जी। तो देखो बच्चे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि आप अगर आज ये 10th क्लास की साइंस की वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर हम 10th का साइंस का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। अभी मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की अलग से क्लास है, एंड टेक्स्ट की अलग से क्लास है। जैसे जैसे आपके क्लास टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको इन्हीं चैप्टर की एक बार फिर से वन शॉट रिवीजन की क्लासेस भी दे दूँगी, बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस भी दे दूँगी। ठीक है बच्चे। और आप लोग अगर आपका अपना मतलब कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होती है कि मैम हमारा ये चैप्टर का टेस्ट है, ये करवा दो, तो सो डोंट वरी, आप वो कमेंट करके बता देना। ठीक है। जितना मेरी तरफ से पॉसिबल होगा मैं मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ओके जी। और जैसे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन का कोई भी स्टूडेंट ये क्लास अगर देख रहा है तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है मैं वहाँ से बता दूँ। MCQ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे तो एक तो जैसे आपका ये आ गया कि हमारी जो लीस्ट डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फारदेस्ट हमारी होती है इन्फिनिटी। लिमिट भी पूछ लेता है ये हमारे पास, यहाँ पे ये पूछ लेता है कि इमेज कहाँ पर बनती है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपने बताना है रेटिना पर बनती है। लाइट कहाँ से एंटर करती है आपकी, लाइट आपकी कॉर्निया से एंटर करती है। 9 पार्ट होते हैं, 5 आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, 3 पार्ट आपके सी से होते हैं। ठीक है बच्चे।
तो इस तरह से है, ये आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है जी। तो ये सिर्फ एचटेट या फिर कोई मतलब सीटेट वाले बच्चों के लिए नहीं थे। 10th क्लास के बच्चों, आपने भी इन क्वेश्चंस पर गौर करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। ओके जी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ये मतलब मोटिवेशन मिलती है कि आज एक नया बच्चा जुड़ गया, आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा ऐड हो गया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ साइंस सिंप्लीफाइड। हैव अ नाइस डे।